नाज़रीन, ओआईसी वर्ल्ड अपने सबसे जो फैसला कुन जंग है उस दौर से गुजर रही है। ये हर हवाले से जो फैसला कुन साबित होगी और इसमें बॉर्डर्स भी रीडिफाइन हो सकते हैं, इसमें बैलेंस ऑफ पावर वो भी रीडिफाइन होगा और मुल्कों की जो डायरेक्शन है और जो ओआईसी की डायरेक्शन है वो भी रीडिफाइन होगी और इनका फ्यूचर भी इससे तय होगा। या तो ये बिल्कुल जवाल जो ऑलरेडी है उससे भी अगले सवाल में चले जाएंगे, बिल्कुल इनकी जो आलमी हैसियत है वो और खत्म हो जाएगी, या फिर ये ज्यादा एक ताकत के साथ जब वो उभर कर सामने आएंगे। और वो मुल्क जिनकी कोई हैसियत नहीं है और उनकी कोई मिलिट्री पावर नहीं है, इनको ये सबक जरूर मिलेगा कि हमें जो है वो कौन सी ताकत चाहिए और कौन सी ताकत नहीं चाहिए, क्या असली ताकत क्या है। एक दिलचस्प चीज अगर आप नाज़रीन नोट करें तो अमेरिका जिस तरह से ओआईसी ममालिक को ट्रीट करता है, इस तरह से वो नॉर्थ कोरिया, रशिया और चाइना को ट्रीट क्यों नहीं करता है। हालांकि नॉर्थ कोरिया, रशिया और चाइना तो उसके एम्पायर के लिए सबसे बड़ा खतरा है। ओआईसी के बेशतर ममालिक तो अमेरिकी मफाद के लिए काम करते हैं और उसके साथ अलायंस रखते हैं। कोल्ड वॉर में ओआईसी ने सोवियत यूनियन को तोड़ा था, ओआईसी ममालिक ने सोवियत यूनियन को तोड़ा था। पाकिस्तान का उसमें सबसे बड़ा रोल है। अगर पाकिस्तान उस जंग में शामिल ना होता तो अमेरिका कभी सोवियत यूनियन को इस तरह से जो शिकस्त नहीं दे सकता था, और अगर दे सकता था तो जरा यूक्रेन में देकर दिखा ले। तो ओआईसी वर्ल्ड ने अमेरिका के साथ अलायंस में, अमेरिकी कैंप में जाकर सोवियत यूनियन को शिकस्त दी। तो बेशतर ओआईसी ममालिक, खासकर जो लीडर ममालिक हैं, वो तो अमेरिका के मफादात के लिए काम करते हैं, फिर भी उनके साथ हमेशा बुरा सलूक क्यों किया जाता है, फिर भी उनको डिस्ट्रॉय अल्टीमेटली क्यों कर दिया जाता है। तो वो नॉर्थ कोरिया, रशिया, चाइना को इस तरह से ट्रीट क्यों नहीं करते। तो ये जंग और ये बात, ये तमाम चीजें इनके लिए सबसे बड़ा सबक है कि वो इस चीज को अंडरस्टैंड करें कि असली ताकत जो है वो अपनी मिलिट्रीज को खड़ा करने में है और इस डायमेंशन के अंदर काम करने में। आप देखें, सिर्फ एक ही ओआईसी मुल्क की अगर कोई इज्जत है तो सिर्फ एक ओआईसी मुल्क की सबसे ज्यादा इज्जत है वेस्ट के अंदर, वो है तुर्की। तुर्की की सब, और ट्रंप बार बार जब वो उर्दगान का नाम भी लेता है, ही इज अ वेरी टफ गाय, बार बार उसकी तारीफ भी करता है, उर्दगान की तारीफ ट्रंप बार बार करता है, क्योंकि टर्की एक बहुत यानी उसकी पॉलिसी जो है ना वो सरेंडर करने वाली नहीं है। उसने अपनी मिलिट्री पावर भी बनाई है, अपनी पॉलिसी को रीअसर्ट भी करता है। तो टर्की से भी बहुत सारे मुल्कों को जो है वो सबक सीखने की जरूरत है। तो ये हो गई एक बात। अब जरा आगे चलें। जो ईरान ने अनाउंसमेंट की कि भाई हम यहां पर जब वो अब फिलहाल अटैक नहीं करेंगे, जब होंगे तो फिर दोबारा से अटैक करेंगे। तो उसके बाद एक सबसे बड़ा सवाल यह है कि ये फैसला ईरान ने क्यों किया और इसके बाद आगे जब वो क्या होने जा रहा है, जंग अब किस डायरेक्शन के अंदर जब जाएगी, क्योंकि जंग तो जारी है। अच्छा, अब इसी दरमियान जब अमेरिका और इजराइल को खतरा क्या है, ट्रंप को खतरा क्या है। खतरा यह है कि उनको ऐसा लग रहा है, यानी अमेरिका और इजराइल को ऐसा लग रहा है कि इन मुल्कों की कहीं आपस में दोस्ती तो नहीं हो रही, इन मुल्कों की आपस में कोई अच्छी अंडरस्टैंडिंग तो नहीं हो रही। ये जो प्यूटन ने एमबीएस को कॉल की, फिर यूई के सदर को कॉल की, फिर जो है वो पजिशियां को कॉल की, और चाइना ने अपना एनवाय भेजा हुआ है, ये यहां पर चल क्या रहा है। यानी ईरान ने खुद साख्ता फैसला कर दिया कि वो हमले बंद करेगा, तो विद रेफरेंस टू यूएस, तो कोई ईरान ने बात नहीं की। यानी भाई ईरान के ऊपर अमेरिका ने जंग छेड़ी है ना, तो आपको पता है कि सारी डिक्टेशन और सारा कंट्रोल तो अमेरिका के हाथ में होता है, किसने क्या करना है और किसने नहीं करना। तो ईरान ने एक फैसला कर लिया और उसमें प्यूटन इन्वॉल्व हुए और ये मुल्क इन्वॉल्व हुए। तो ट्रंप को एक खतरा यह है कि इनके आपस में मामला चल क्या रहा है, क्योंकि इनका तो मकसद है इनको आपस में लड़वाना और ईरान हमले रोक रहा है। ठीक है, तो ये एक ऐसा मामला है कि जिस पर उनको बड़ी, इजराइल, अमेरिका को और वेस्ट को बड़ी तशवीश है कि ये इनकी आपस में अंडरस्टैंडिंग कैसे क्रिएट हो रही है, और ये है कि उनका मकसद तो उनको लड़वाना था। तो अब जो है वो अगले घंटे जब बड़े खौफनाक हो सकते हैं और आज की रात बड़ी भारी हो सकती है, क्योंकि बहुत बड़े हमले अमेरिका ईरान पर करने जा रहा है। और जो बुनियादी सोच वहां पर एग्जिस्ट करती है वो यही है कि ईरान को बिल्कुल गजा की तरह तबाह बर्बाद कर दिया जाए, इसकी सारी तरक्की को, इसके सारे इंफ्रास्ट्रक्चर को, इसकी सारी मिलिट्री पावर को बिल्कुल नेस्तो नबूद कर दिया जाए, इसमें इतनी तबाही मचा दी जाए कि ये बिल्कुल उठ ना सके, खड़ा ना हो सके। तो इस तरह से में बड़े खौफनाक हमले अमेरिका और इजराइल करने का इरादा रखते हैं अगले घंटों के अंदर, और हो सकता है इस वीडियो के दरमियान शुरू हो जाए। आज की रात जो बड़ी भारी होने वाली है। तो अब आगे से ईरान वो इससे भी बड़े हमले करने की, यानी वो पूरी तरह से तैयार है, उसके हमले इजराइल पर जारी हैं। लेकिन ये जो बड़े हमले करने जा रहे हैं उसके जवाब में ईरान भी बहुत बड़े हमले उन पर करने का जो इरादा रखता है। अब जंग किस डायरेक्शन में जाएगी, मामला किधर जाएंगे, तो जो ईरान की नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल है उसकी बात बड़ी इंपॉर्टेंट है। उनकी जो ताजा तरीन स्टेटमेंट आ रही है, उन्होंने कहा है कि इमाम खामनाई का बदला लेने तक जंग जारी रहेगी। यह ताजा तरीन स्टेटमेंट है, यानी हमले रोकने के बाद अरब ममालिक पर जंग जारी रहेगी। कब तक? इमाम खामनाई का बदला लेने तक। इससे दो चीजें वाज़ेह हैं। पहली बात तो यह है कि जंग अमेरिका के हाथ में नहीं है। ईरान ने पहले मिनट में जो उनकी पहली स्टेटमेंट आई थी हमले के बाद, वो ये थी कि जंग शुरू तुमने किया, अब हम फैसला करेंगे खत्म कब करनी है। तो इसे एक बात तो वो ये वाज़ेह कर रहे हैं कि अब हमारे कंट्रोल में है, जंग रोकनी कब है, क्या करना है। तो जंग हम जारी रखेंगे,
देखिए, अगर ईरान तबाह हो रहा है और उनके हाथ में कुछ है ही नहीं, तो वो क्या फैसला करेंगे जब कब तक जारी रहेगी और कब तक नहीं करे? क्या सद्दाम हुसैन ने फैसला किया था कब तक जंग जारी रहनी और कब नहीं होनी, कब नहीं रहनी? तो यहां पर वो ये कह रहे हैं कि हम फैसला करेंगे। और दूसरा, इमाम खामनाई के बदले तक। अब इमाम खामनाई का बदला क्या है? क्या कोई बेसिस की डिस्ट्रक्शन बदला है? क्या किसी एयरक्राफ्ट कैरियर को गर्क करना बदला है? क्या किसी और शिप को डिस्ट्रॉय करना जो बदला है? मतलब बदला क्या है? क्या इजरायली बेसिस को हिट करना बदला है? क्या ऐसी चीज है कि जिसके बाद कहा जाएगा कि अब बदला जब वो पूरा हो गया है? तो एक शख्स जो है वो इस वक्त फिजा में है, वो जमीन पर नहीं उतर रहा, और उसको खतरा यह है कि उसको जब वो टारगेट किया जा सकता है, और उस शख्स का नाम है नेतन्याहू। अमेरिका के पास, चाइना के पास, रशिया के पास, इनके पास ऐसे प्लेन्स हैं जो कि ड्यूरिंग द वॉर यानी कि वो एज अ कमांड और कंट्रोल स्ट्रक्चर के तौर पर जो है वो काम कर सकते हैं। जैसे अमेरिका का इस हवाले से जो सबसे फेमस प्लेन है डूम्सडे है, जो उन्होंने इस लिहाज से तैयार किया है कि अगर आर्मी जंग भी हो जाती है तो जो प्रेसिडेंट होगा, बाकी कमांडर्स होंगे, वो इसमें बैठ कर यानी कि वो मुसलसल फिजा में रह सकते हैं, ताकि अगर ऑन ग्राउंड एक न्यूक्लियर भी अगर चल जाए तो वो उससे महफूज रहें। सो इसी तरह के प्लेन्स हैं बड़ी ताकतों के पास। तो इसराइल के पास भी इसी तरह का प्लेन है जो कि फिजा में रह सकता है कई घंटे, और वहीं से वो कमांड और सारा जो है वो कोऑर्डिनेशन हो सकती है। तो नेतन्याहू सोर्सेज के मुताबिक जो है, नेतन्याहू जो है वो 90% ऑफ द इट्स टाइम जो है वो फिजा में गुजार रहा है और नीचे नहीं उतर रहा, क्योंकि खतरा यह है कि चाइनीज और रशियन सैटेलाइट्स तो देख रहे हैं, वो तो मसलसल नजर रखे हुए रशियन और चाइनीज जो एजेंट्स है वो इसराइल में फिर रहे हैं, क्योंकि रशिया की लाखों की तादाद में जो उनके नेशनल्स हैं वो इजरायली नेशनल्स भी हैं। अगर इनके पास इजराइल के अलावा सबसे ज्यादा लैंड अगर किसी मुल्क में है वो तो रशिया में है, और बाकायदा एक प्रोविंस जब उन्होंने इनको दिया हुआ है, तो लाखों जो रशियंस हैं वो इजरायली नेशनल्स हैं, या इजरायली नेशनल कह लेंगे, रशियन नेशनल। तो रशियन एजेंट्स इजराइल में हैं और चाइनीज एजेंट्स जो इजराइल में हैं, और ऊपर से जो सैटेलाइट्स हैं वो देख रहे हैं। तो ये शख्स जो वो उड़ रहा है, ठीक है, और नीचे नहीं उतर रहा। ये कुछ देर के लिए उतरता है और फिर कोई वीडियो जारी हो जाती है, ये वहां पर गया है, वहां पर गया है, एक आध वीडियो जारी कर देता है। तो ये है बदला, तो ये निशाना है। अगर इसको ईरान ने फैसला कर लिया कि उसने ये काम करना ही करना, इस जड़ को जब अब खत्म करना है, तो इजरायली जो है वो उनको बड़ी सवेयर स्ट्राइक्स का सामना है, बहुत ज्यादा डिस्ट्रक्शन हो रही है। ये खुद जो अमेरिकन सोर्सेज हैं वो ये बात कर रहे हैं। चूंकि पहले हम आपके सामने हेडलाइंस शेयर करते थे, चूंकि अब टाइम बहुत शॉर्ट है तो मैं तेजी के साथ ये चीजें आपके सामने रख रहा हूं। तो सवेयर स्ट्राइक्स ईरान कर रहा है इसराइल पर, और काफी ज्यादा डैमेजेस इनको हो रहे हैं, लेकिन वहां पर सेंसिटिव बहुत ज्यादा है और वो चीजें सामने नहीं आने दे रहे हैं। इवन उन्होंने जो CNN का नुमाइंदा है उसको भी वहां पर गिरफ्तार किया। तो इजरायली जो डिफेंसेस हैं वो उस तरह से काम नहीं कर रहे हैं। सो नेतन्याहू 90% ऑफ इट्स टाइम जो है वो एयरक्राफ्ट के अंदर गुजार रहा है। ही इज द टारगेट नंबर 1। अमेरिकन सोर्सेज, अमेरिकन जर्नल्स, फार्मर वो भी ये बात कर रहे हैं, नेतन्याहू इज द टारगेट नंबर 1 फॉर ईरान। सो दे आर नॉट अलाउड टू फिल्म सच थिंग्स। तबाही काफी, और वो वीडियो अलाउ नहीं किया गया कि वीडियो ना बनाए। तो इधर NSC ये कह रही है कि हमारा जब तक बदला पूरा नहीं हो जाता तो हम जंग जारी रखेंगे। तो बदला क्या है मैंने आपको बता दिया, और ये टारगेट नंबर 1 है। ये अगर जिस दिन में निशाना बन गया तो उस दिन आप देखेंगे कि यहां पर सब कुछ ही बदल जाएगा, और उसके बाद फिर ईरान तैयार होगा एक सीज फायर के लिए भी। तो चूंकि ये ऐसी चीज हो जाएगी कि ये कई बेसिस को तबाह करने से, कई इक्विपमेंट्स को तबाह करने से, कई बंदरगाहों को तबाह करने से, ये सबसे बड़ी चीज है। इससे बड़ी चीज को अचीवमेंट किसी के लिए हो नहीं सकती। बाकी तमाम चीजें एक तरफ, इसको करना एक तरफ। तो अब ये टारगेट नंबर 1 है, सबसे ज्यादा फोकस इसके ऊपर जब हो रहा। अब जरा यूएस इंटेलिजेंस की भी खबर सुन लें। अब यूएस इंटेलिजेंस ये कह रही है कि रिजीम चेंज ईरान में नहीं हो सकता, ईरान में गवर्नमेंट जो है वो तब्दील नहीं हो सकती, बावजूद इसके कि हम जितनी मर्जी खौफनाक बमबारी कर लें वहां पर। यूएस इंटेलिजेंस रिपोर्ट फाइंड्स वॉर अनलाइकली टू ब्रिंग डाउन ईरान लीडरशिप। कुर्दों को भी दाखिल कर लें, फिजाई जितनी मर्जी खौफनाक बमबारी कर लें, ईरान में गवर्नमेंट तब्दील नहीं होगी। तो ईरान के सदर ने कहा ना कि हमारे सरेंडर का ख्वाब लेकर तुम ग्रेव्स में ही जाओगे, ये ख्वाब तुम्हारा कभी ताबीर नहीं होगा। इवन लार्ज स्केल अगर असॉल्ट कर दिया जाता है ईरान के ऊपर, इससे भी कंट्री डिसमेंटल नहीं होगा। बुनियादी मकसद ईरान को एज अ कंट्री ही खत्म करना है। तो वो कह रहे हैं कि ये डिसमेंटल नहीं होगा, और जो लीडरशिप है वो जिस तरह से कनेक्टेड है, तो फ्रेगमेंटेड जो अपोजिशन है कि वो आकर जो पावर सीज कर ले, बगावत करवाई जाती है ना कि अपोजिशन को नीचे से ग्रुप्स तैयार किए और उनको लाकर पावर में बिठा दिया, वो भी पॉसिबल नहीं है। मैं नहीं कह रहा, यूएस इंटेलिजेंस कह रही है। और इस बात को फिर वाशिंगटन पोस्ट ने रिपोर्ट किया है। सीक्रेट इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स रूल्स आउट टॉपलिंग द ईरानियन गवर्नमेंट बाय एयर स्ट्राइक्स। अब ये अमेरिकी इंटेलिजेंस क्यों रिपोर्ट्स ऐसी छपवा रही है? तो पहले दिन से ये एक तासुर मौजूद है कि अमेरिकी एस्टेब्लिशमेंट खुद ये जंग नहीं चाहती थी, और ये तो अब बात साबित हो रही है कि किस तरह ट्रंप को धक्का दिया गया और वो खुद धक्का लेकर इस जंग के अंदर एरोगेंस के साथ आया है, और क्रूसेड वॉर और फलाना करके। तो
सीक्रेट इंटेलिजेंस रिपोर्ट बता रही है कि गवर्नमेंट तब्दील नहीं होगी। ये तारीख में पहली बार हो रहा है कि जंग छिड़ी, अमेरिकी इंटेलिजेंस बता रही है कि ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। और नो साइंस ऑफ पॉपुलर अपराइजिंग इन ईरान, अंदर से बगावत हो जाए, इसके कोई साइंस अभी तक नजर नहीं आए। वॉल स्ट्रीट जर्नल ये बता रहा है कि अमेरिका इज रशिंग टू रिप्लेस द थर्ड एंड रडार सिस्टम्स इन यूएई एंड जॉर्डन, क्योंकि अमेरिकी जो मिलिट्री मशीन है वो काम नहीं कर सकती। ये रडार्स होंगे तो डिटेक्शन होगी ना, उसके बगैर तो डिटेक्शन हो नहीं सकती। और इसराइल की हिफाजत सबसे ज्यादा दाव पर लगी है, क्योंकि ये सारे रडार्स तो इसराइल के लिए काम करते थे। अच्छा, रॉयटर्स की जो खबर है बड़ी इंपॉर्टेंट खबर है। अब बहुत सारी बहुत बड़ी बड़ी खबरें हमारे पास हैं, वो एक एक करके हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं। उधर यूएस इंटेलिजेंस नहीं तब्दील होगी, उधर नेतन्याहू निशाना, और ये खबर को भी जरा कनेक्ट कर ले। रॉयटर्स की खबर यह है कि ईरान के पास यह सलाहियत है, उसका इंडस्ट्रियल स्केल इतना बढ़ चुका है कि वो 10,000 ड्रोन्स पर मंथ बना सकता है। और यह खबर एग्जैजरेटेड इसलिए नहीं हो सकती, इस पर यकीन इसलिए किया जा सकता है कि हमास, जिस पर दुनिया भर के बम गिराए जा रहे थे, न्यूक्लियर से ज्यादा एक्सप्लोसिव उस पर गिराया गया, वो टनल्स में बैठकर जब वो प्रोडक्शन कर रहे थे, मिसाइल और ड्रोन्स बना रहे थे। सो ईरान के बारे में ये बिल्कुल बात मानी जा सकती है, इतना बड़ा रकबा है ईरान का, पहाड़ियां और क्या कुछ नहीं है। सो बहुत बड़ा रकबा है, तो ये मुमकिन ही नहीं है कि ये रोक सकें ईरान की प्रोडक्शन को। सो 10,000 नहीं तो 6,000 तो बना सकते हैं ना भाई। तो फिर इसको कैसे रोकेंगे? रशिया और चाइना से जो सप्लाई आएगी, क्योंकि वेनेजुएला को, और वेनेजुएला का मामला और है, यहां पर तो जो कैस्पियन सी है वो रशिया ईरान को डायरेक्टली कनेक्ट कर रही है, तो ये सप्लाई लाइन तो तोड़ ही नहीं सकते ना, भूल जाए इस बात को। तो ये एक बात होगी। अब जो कुर्दों वाला फैक्टर है उस पर भी सुन लें। कुर्द जो लीडर हैं, इराकी कुर्दिस्तान के जो लीडर हैं, उन्होंने कहा है कि हम बिल्कुल किसी की प्रॉक्सी नहीं बनेंगे, इस जंग के अंदर नहीं जाएंगे, ईरान पर हमला नहीं करेंगे, और जो भी मामला है मिडिल ईस्ट के उसको मिल बैठकर हल होना चाहिए। ईरान हैज बीन इक्विपिंग फॉर डेकेड्स फॉर दिस कन्फ्रंटेशन। कुर्द लीडर कह रहा है कि ईरान तो इस जंग की दहाइयों से तैयारी कर रहा था, हम नहीं जाने वाले ईरान से लड़ने के लिए, और हम कोई प्रॉक्सी वॉर यहां पर लड़ने के लिए तैयार नहीं है, और जो भी मामला है मिल बैठकर हल होने चाहिए, कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। सो कुर्द इनकार कर रहे हैं, इराक इनकार कर रहा है, टर्की इनकार कर रहा है, अल-शरा इनकार कर रहा है, सऊदी अरबिया, कतर इनकार कर रहे हैं। इस सब के बावजूद जाहिर है कुछ ना कुछ ग्रुप्स तो वहां पर होंगे, उसको मसाद और सीएजे शायद कामयाब हो जाए ईरान में दाखिल करने में, लेकिन ये फिर भी इक्वेशन को तब्दील नहीं कर सकते। आपको याद है यूक्रेनी फौज और नेटो और इन सब की मदद से यूक्रेनी फौज जो है वो घुस गई थी रशिया में, और एकदम वेस्टर्न मीडिया ने चलाया क्या कामयाबी ज़ेलेंस्की ने हासिल कर ली है, जो कई 100 साल तक बड़े बड़े यूरोपियन हुक्मरान नहीं कर सके, नेपोलियन नहीं कर सका, हिटलर नहीं कर सका, फलाना नहीं कर सका, ज़ेलेंस्की ने कर दिया। खूब वेस्टर्न मीडिया ने जो रिपोर्टिंग की, बाद में क्या हुआ? तो ये दाखिल तो किया जा सकता है, लेकिन आगे सस्टेन नहीं किया जा सकता, वो होल्ड नहीं कर सकते। ये नहीं कि वो वहां पर जाकर कब्जा करके बैठ जाएंगे और फिर वहां पर अमेरिका आकर बेस बना लेगा। दे कैन नॉट होल्ड। हाँ, अमेरिकी फौज आ जाए तो वो एक अलग मामला है, उनके साथ फिर जंग होगी और किसी और नौयत की होगी। अच्छा, अब ब्लूमबर्ग डाटा दे रहा है, ईरान का कंट्रोल आप हर जगह पर देखिए। अब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ में देखिए, ब्लूमबर्ग ये कह रहा है कि कोई जहाज नहीं गुजर रहा, और अराउंड 100 जो कंटेनर्स हैं ये फंसे हुए हैं गल्फ के अंदर, गल्फ वाटर्स के अंदर, और यहां से सिर्फ कुछ जो जहाज हैं वो गुजर रहे हैं, और वो सिर्फ ईरानियंस के हैं। अच्छा, ये ईरानियंस जहाज है वो टैंकर्स यहां से गुजर के किधर जा रहे हैं? तो किसका ऑयल लेकर जा रहे हैं ईरानियन टैंकर्स? तो ज़ाहिर है चाइना का ऑयल लेकर जा रहे हैं, और किसका लेकर जा रहे हैं? तो ब्लूमबर्ग ये कह रहा है कि टैंकर्स वहां पर फंसे हुए हैं, कार्गो शिप्स फंसे हुए हैं, वो नहीं जा रहे, सिर्फ जिसके जहाज वहां से गुजर रहे हैं, टैंकर्स गुजर रहे हैं, वो सिर्फ ईरान के हैं। तो इतनी बड़ी हजीमत अमेरिका को कि 9वें दिन में हम दाखिल हो रहे हैं, और ये जनाब अली स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ किसके पास है? ईरान के पास है। और ईरानी नेवी कह रही है आ जाओ ट्रम्प साहब, आपको खुलवाना है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़, तो हम आपका इंतजार कर रहे हैं। और एक और टैंकर को ईरान की जानिब से जो वो टारगेट किया गया है, और ईरान ये कह रहा है, ईरान के आर्मी चीफ ये कह रहे हैं 14 अमेरिकी बेसेस हमारे निशाने पर है। ये सदर के बयान के बाद की बात है, 14 अमेरिकन बेसेस जब हमारे निशाने पर हैं, और इसको हम मलबे का ढेर बना देंगे, विल टर्न इनटू र्यून्स, बिल्कुल मैया मेट कर देंगे। अच्छा, जो ईरान का सेंट्रल हेडक्वार्टर है उसने एक और बात कंफर्म की है, वो ये कह रहा है कि पिछले 24 घंटों में जो हमने हमले किए थे उसमें हम ये कंफर्म कर रहे हैं कि अमेरिकी फौजियों की हलाकतें हुई हैं, कैजुअलिटीज अमेरिकन फौजियों की हुई हैं पिछले 24 घंटों में जो हमने हमले किए थे, ये वो कंफर्म कर रहे हैं। और फिर उन्होंने कहा है कि हम जो हमसाया ममालिक हैं उनकी सुवरेनिटी को रिस्पेक्ट करते हैं, लेकिन तमाम अमेरिकी और इजरायली जो ठिकाने हैं, बेसेस हैं इन द रीजन, वो हमारा लिजिटिमेट टारगेट हैं ऑन लैंड। अच्छा, ये बात जो सबसे इंपॉर्टेंट थी, हमने इंट्रोडक्शन में डिस्कस नहीं की, ऑन लैंड, एट सी एंड इन स्पेस वी विल टारगेट इफ द अटैक्स कंटिन्यू।
उन्होंने कहा हमले हम जारी रखेंगे अगर ये दोबारा वहां से हमला हुआ। तो ये अब कैसे तायन होगा कि वहां से हमला हुआ है? तो वो ईरान यानी ये वाज़ेह तौर पर बता रहा है कि हमारे निशाने पर अभी भी सारी बेसेस हैं। लेकिन जो सबसे नई बात अब निकल कर सामने आ रही है, ईरान ने अपनी कैपेबिलिटीज के जरिए बहुत सारे तरीकों से सरप्राइज किया ना, बहुत सारे तरीकों से नई नई कैपेबिलिटीज शो की हैं। तो ईरान ने ये जो बात की है, ये बहुत भारी पड़ने वाली है अमेरिका पर। अमेरिकी जो एम्पायर जो यहां पर एक्सपोज हो रहा है बहुत बुरे तरीके से, अगर ये काम होने जा रहा है, अगर ईरान के पास ये सलाहियत आ गई है, तो मुझे नहीं पता कि ये अपना मुंह कहां छुपाएंगे। उसके बाद इनको सुपर पावर कौन कहेगा? ये इनको मुंह छुपाने की जगह नहीं मिलेगी। अमूमन ये होता है ऑन लैंड, ऑन सी एंड इन एयर, तीन ही बैटल फ्रंट है ना। इसी की बात होती है कि यहां पर हमें हिट करेंगे। ईरान तो कोई और बात कर रहा है, वो कह रहा है ऑन लैंड करेंगे, ऑन सी करेंगे और इन स्पेस करेंगे। मैं आपको बता रहा हूं, इनको मुंह छुपाने की जगह नहीं मिलनी अगर ये ईरान ब्लफ नहीं कर रहा, ईरान सही बात कर रहा है कि उनके पास ये ताकत है। अच्छा, अब जो स्पेस है, हमने आपको बताया कि 3 स्पेस आर्मीज हैं। एक अमेरिका के पास, सबसे पहले अमेरिका ने बनाई, उसके बाद रशिया ने बनाई, उसके बाद अब चाइना बना चुका है और उसको अपग्रेड कर रहा है। चाइना ये तजर्बा कर चुका है, रशिया भी ये तजर्बा कर चुका है कि वो कैसे स्पेस के अंदर जो सैटेलाइट्स हैं उनको मिसाइल अर्थ से फायर करके डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। ऑन प्लेनेट अर्थ से मिसाइल फायर करके वो सैटेलाइट्स को तबाह कर सकते हैं। ये सबसे पहले चाइना ने तजर्बा किया था और अमेरिका हिल गया था, और फिर अमेरिका ने फौरन कुछ महीनों के अंदर अंदर ये सलाहियत हासिल की और उन्होंने भी मिसाइल फायर करके दिखाया कि हम भी सैटेलाइट जो तबाह कर सकते हैं। इसलिए कहा जाता है कि जब इनके आपस में जंग होगी तो वो ना सिर्फ यहां पर लड़ी जा रही होगी जमीन पर, बल्कि खला में भी लड़ी जा रही होगी। ये सारे सैटेलाइट जो कम्युनिकेशन के हैं, ये सारी जो तरक्की हमने की है, ये सारी रिवर्स हो जाएगी, क्योंकि जो खला में सब कुछ बनाया गया है ये सारा तबाह हो जाएगा।